जयंत वर्मा साहब, मध्य प्रदेश में तो चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं सर, डॉक्टर संजय ने दो बार जो है अडानी की बात की है। एक मामला बना था 2014 में भी 2G 3G के स्कैम जो था उसको लेकर के खूब प्रचार प्रसार किया गया और उसके चलते शायद जो यूपीए की सरकार बदली उसमें सबसे बड़ी वजहों में से बड़ी वजह ये मानी गई कि 2G 3G का जो घोटाला था उसको वो एक मतलब बड़ा कारण बना। अब अडानी को लेकर के बात हो रही है। एक तरफ अडानी जो है उनको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, दूसरी तरफ वही अडानी प्रदेशों में निवेश करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों के साथ विपक्ष का जो सामंजस्य है क्या वो बैठ पाएगा? विपक्ष विधानसभा से लेकर के लोकसभा चुनाव तक अडानी पर उतना हमलावर रहेगा जैसा अभी राहुल गांधी देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक सवाल और है सर कि क्या अडानी का ये जो मुद्दा है उससे लोग खुद को कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अब जैसा कि 2019 में देखा गया था, राफेल कोई बात भी राहुल ने बार बार उठाई पर उसको वो जनता उससे कनेक्ट नहीं हो पाई। हालांकि अब राहुल की छवि में तमाम पूरा बदलाव आ चुका है, एक बड़ा चेंज हो चुका है। तो क्या ऐसे में अब अडानी का मुद्दा प्रभावी मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए? प्रभावी मुद्दा बन पाएगा ये? देखिए, ये जो आज स्थिति भारत में बनी हुई है और इसके पहले 2014 में जो स्थिति थी उसमें एक जमीन आसमान का अंतर है। पहले मीडिया जो था वो काफी लगभग स्वतंत्र सा था और उसमें हर प्रकार की चीजें आती रहती थी। पर मोदी जी आए हैं और उनके पीछे जो आर्थिक ताकतें हैं भारत की और पूरी दुनिया की, तो उन ताकतों ने सबसे पहले तो ये किया है कि मीडिया को पूरा का पूरा खरीद लिया है। तो गोदी मीडिया हो गया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। और गोदी मीडिया के चलते अब ये हो गया है कि जो अपोजिशन है उसकी बात ही अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने अभी इंडिया अपना पार्टी का नाम इंडिया कर दिया, तो वो गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया। अब उसकी तोड़ इनने निकाल ली। उन्होंने कहा संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, तो अब वो भारत नाम कर देंगे। तो ये बड़ी भारी उनकी इसमें मतलब उसका जवाब है और मुझे लगता है इससे काफी असर भी जाएगा इसका। और दूसरा ये है कि जो इंडिया शाइनिंग हुई थी 2004 के करीब में, उस समय मैं काफी देख रहा था अर्थव्यवस्था को। तो इंडिया शाइन कर रहा था और जीडीपी 4 के करीब आंकड़े में बढ़ रही थी। परंतु जो कृषि की जीडीपी थी, जीडीपी में कृषि का योगदान था, वो योगदान -2 हो गया था। -2 हो गया था और भारत में कृषि से जुड़े हुए लगभग हम मुझे लगता है 70% के करीब उस समय कृषि और अन्य व्यवसायों में, 70 नहीं तो 60% तो थे ही। तो 60% की जो पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति थी वो बड़ी मतलब शोचनीय थी। और इसके चलते और मीडिया तो इंडिया शाइनिंग, एक मैंने कभी इंटरव्यू किया था किसी आरएसएस के काफी वरिष्ठ एक वो थे कार्यकर्ता, मतलब उनके जो प्रचारक होते हैं और उसके बाद जो पदाधिकारी होते हैं, तो उनसे मैंने पूछा था जब यहाँ पटवा जी की सरकार थी कि भाई ये पटवा जी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी का है, पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या जितने भी वो हैं आपके अखबार, उनका सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या कारण है? तो उन्होंने बड़ी जोरदार बात बताई थी। उन्होंने कहा था देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी बौद्धिक किया था और हमने देखा कि भारत के जो मीडिया है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो बिकाऊ है। तो हम लोगों ने सोचा हमारा अपना मीडिया नहीं होना चाहिए, जब भी जरूरत होगी खरीद लेंगे। और वही हुआ। उन्होंने इंडिया शाइनिंग के समय मीडिया खरीद लिया था, मीडिया इंडिया शाइनिंग कर रहा था। पर देश में और जो हमारे हिंदुस्तान का टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, ये केवल 30% तक सीमित है। ये इसलिए सीमित है कि अर्बन है, वोकल सेक्शन है, ये उनके लिए है। गांव में कहीं ना अखबार है ना ये सब चीजें कुछ नहीं है, और वहां पे सब कृषि से जुड़े लोग हैं, तो उन लोगों ने नेगेटिव वोटिंग की थी। और यदि आप देख लें जितने भी पुराने चुनाव हुए हैं, जब आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का डाउन होता है, तो उस समय चुनाव होते हैं तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ मतदान होता है। तो ये इसके पीछे ठोस आर्थिक कारण होते हैं। ये मीडिया जो कहता है कि इंडिया शाइनिंग हो गया है, बड़ा वो कोई भी अपना नारा दे दिया, नारा वारा से कुछ नहीं होता है, ये सब तो ऊपर की बातें हैं। तो इसमें यह है कि
जब भी मैंने इसका पूरा अध्ययन किया हुआ है वो ये है कि द मूड ऑफ पीपल इन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। यानी यदि एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी होगी तो सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान होगा, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ यदि डाउन होगी तो सत्ताधारी दल के खिलाफ होगा मतदान। ये एक ट्रेंड रहा है शुरू से। और मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे और सब कुछ था, विद्वान थे, पर उनके साथ वीकनेस ये थी कि पॉलिटिकल पावर कहीं और था, वो एक ब्यूरोक्रेट के रूप में काम कर रहे थे। तो वो स्थिति के चलते ये हुआ कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाया था, और इसके लिए ये सब हुआ। और फिर वो तो अन्ना हजारे आए थे, उनके पीछे आरएसएस की पूरी ताकत लगी हुई थी। तो अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, इनको कहीं से पैसा आया। अब ये पैसा कहाँ से आया ये तो कांग्रेस को मालूम होना चाहिए था। तो वो पैसा जो आया उसके कारण एक माहौल बना, मीडिया ने माहौल बनाया, और उसके बाद वो व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई, पर व्यवस्था तो कहीं परिवर्तन हुई नहीं। मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा ये हुआ कि पहले सरकार से यदि आपको कुछ भी पैसा चाहिए तो रिश्वत दो, आप चक्कर लगाओ दफ्तरों के। तो यहाँ पे वो जो आवास वाली योजना आई, लोगों के घर में 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए आने। ये बात अलग है कि उनका नाम डालने के लिए वो रिश्वत देनी पड़ती है, अभी भी 25-25 हजार रुपए रिश्वत देनी। तो पर वो उनके अकाउंट में आने लगा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, यहाँ पे लाडली बहना योजना आ गई है, उसमें लोगों के घर में 1-1 हजार रुपए आने लगा। ऐसा तो कभी भारत के इतिहास में था नहीं कि लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा आने लग जाए। तो ये सब नहीं है। ये बात अलग है कि जो महंगाई बढ़ी है, और वो महंगाई बढ़ी है तो लोगों के जेब से जो पैसा निकला है वो जाके अडानी के यहाँ पे पार्क हो गया है, और वो पार्क हो गया है, वो नंबर 2 का पैसा रहा है। और वो शेल कंपनी के माध्यम से जो गया है, लोगों का कहना है कि उसमें भी रूलिंग जो पार्टी है, रूलिंग क्लास के बहुत से लोगों का पैसा पार्क है। तो ये सारी बातें, परंतु ये सब बात आम आदमी तक नहीं जाती। ये सब बातें केवल तक रहती हैं, और मीडिया में भी थोड़े सोचने समझने वाले लोग। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। जब मोदी जी यहाँ आए थे राष्ट्रीय राजनीति में, तो उनकी इमेज जो थी एक वर्जिन इमेज थी, मतलब उसको कहीं से कोई खोट नहीं था, उसके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं थे। और अब ये आ गया है कि भाई वो 18-18 घंटे काम करते हैं, पर एक परिवार के लिए काम करने लगता है, एक घराने के लिए काम कर रहे हैं, और उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसके बाद उसका जो कोलैप्स हुआ है, और उसके बाद दूसरी अभी एक जो रिपोर्ट आ गई है उसके बाद जो स्थिति बनी है, तो उससे लगता है कि एक वोकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, वो वोकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि सोच रहा है, और जिसके दिमाग में सवाल है कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये आखिर क्या कारण। तो इसके चलते मुझे लगता है कि उनकी इमेज पे एक बड़ा भारी धक्का लगा, और वो धक्का लगा है तो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बात अलग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये है, यहाँ पे भी तमाम तरह के जितने भी समाज के सेगमेंट हैं सबको उनने खरीदने के लिए, और वो यहाँ वहां से कोई डोल देने के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये 5 राज्यों में जो अभी चुनाव होने वाले, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट बनेगी कि केंद्र की हालत क्या होगी। क्योंकि केंद्र के जो चुनाव होंगे वो चुनाव मुझे लगता है उस समय तक तो अभी बहुत से उजागर होने वाले हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो जो देख रही हैं वो तो बहुत सारी चीजों अभी उजागर करेंगी, और उसके बाद मोदी जी की इमेज पे काफी और धक्का भी लगेगा, ऐसा लगता है, ऐसी संभावना बनती है। जयंत वर्मा सर, भारत जोड़ो यात्रा ने एक नई तस्वीर खड़ी की थी। राहुल गांधी का जो इमेज था उसको बदलने का काम किया भारत जोड़ो यात्रा ने। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी तरफ वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में यात्राओं, कई जगह से यात्राएं निकाली जा रही हैं, एक तरह से बाढ़ सी आई हुई, कहीं जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, कहीं परिवर्तन यात्रा निकल रही है। तो उन यात्राओं को भी जिस तरीके से भाजपा इवेंट बनाती है वैसे बना रही है। सर, समझना मैं ये चाहता हूं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी और भाजपा की जो तमाम यात्राएं निकल रही हैं, एक तो ये कि इन दोनों यात्राओं का जो अंतर है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा जो माहौल की बात हम कर रहे हैं उस माहौल को बनाने में कितना कारगर साबित हो रही हैं ये यात्राएं, चाहे वो भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। थोड़ा संक्षेप में रखेंगे जवाब प्लीज।
देखिए, ये जो राहुल गांधी की यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, ये बेसिकली उनके ऊपर एक जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भाजपा ने सोशल मीडिया और तमाम यहाँ वहाँ उनके जितने भी वो भक्त लोग हैं, उन लोगों ने पप्पू वाली इमेज बताई कि वो बिल्कुल मतलब इज नॉन सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। तो आप यदि याद करेंगे, ऐसी ही इमेज बनाने की राजीव गांधी के समय पे भी हुई थी, और बाद में राजीव गांधी इतने मतलब पॉपुलर हो गए और इतने ज्यादा उनको जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा वोट मिल गए थे। तो ये स्थिति तो ये बनाते हैं, और वो उसमें मीडिया का बड़ा भारी योगदान रहता है। पर राहुल गांधी ने ये अपनी पूरी यात्रा जो की है, और उससे अपनी जो वो इमेज है वो बिल्कुल खत्म कर दी है। अब ये है कि अपोजिशन पार्टी में भी जो और कई लोग थे जो ये सोचते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, अब वो लोग सब ये मान चुके हैं कि यदि प्रधानमंत्री के लिए कोई दावेदार हो सकता है तो उसमें राहुल गांधी काफी मतलब उनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमेज इसके बारे में आ गई है। तो ये तो बहुत ठीक बात है। परंतु जो पूरी की पूरी इंडिया है, ये मामलों को मुझे लगता है ठीक से उठा नहीं पा रही है। जैसे पूरा अडानी का मामला हुआ, अडानी का इतना मामला हुआ, ब्रजभूषण का मामला हुआ, दुनिया के कई, मणिपुर का मामला आता है, तो प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है, मैं बिना भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के काम करूंगा, और किसी सड़क चलते आदमी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने में लोकसभा में अपनी बहुमत साबित सिद्ध कर दे। तो उस शपथ का उल्लंघन, कितना शपथ का पालन किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। यदि अडानी के खिलाफ इतने आरोप हैं और सीधा उनके ऊपर पार्लियामेंट में अटैक किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, तो वो उन्होंने अडानी के खिलाफ जेपीसी नहीं बैठा रहे हैं, उसके खिलाफ तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उसके साथ अनुराग के साथ काम कर रहे हैं, मतलब अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यदि ये शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और ब्रजभूषण के बारे में कुछ नहीं कर रहे थे, तो आप तो भय से काम कर रहे हैं, अनुराग से काम कर रहे हैं, पक्षपात से काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी शपथ का उल्लंघन किया। मुझे लगता है यदि कोई रीढ़ की हड्डी वाला राष्ट्रपति होगा तो वो इस पे सवाल कर सकता है कि भाई आप इसको बताओ कि इसमें आप कैसे ये काम कर रहे हैं, और वो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। परंतु ये मुद्दा कहीं उठ नहीं रहा है, क्योंकि हर पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार है, और वो सब अपने अपने सरकारों में वही भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक संविधान के जो उनकी शपथ के आलोक में ये पूरे गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको भी देखना चाहिए, और उसके बाद सवाल करना चाहिए। जी जैन सर, माहौल, यात्राओं से माहौल की बात मैंने आपसे पूछी थी, वो यात्राओं से क्या माहौल को हाँ, जो तो हाँ, माहौल जो बदल यात्राओं रहा ने है तो उसका माहौल कुछ क्या बहुत असर है? बदला। मैंने कहा ना कि जो राहुल गांधी की इमेज जो थी एक नॉन सीरियस नहीं सर, पॉलिटिशियन की भाजपा थी, अब भाजपा वो भी यात्राएं निकाल रही प्रधानमंत्री है। के रूप में भी। हाँ, सर भाजपा भी यात्राएं निकाल रही है, मैं उस माहौल की, अरे उसकी भी बात कर भाजपा रहा हूँ। की यात्राएं तो वो ऐसे ही है, वो उसमें कोई जनता में कोई वो नहीं, वो जनादेश यात्रा कराओ, ये यात्रा कराओ, वो यात्रा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो पूरी की पूरी देश में जो हिंदू और मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की मामला था, वो उस पे सीधा अटैक था वहां पे। और ये इनकी जी जो जनादेश यात्रा है वो तो ये कि हमने तुमको ये मुफ्त में दे दिया, ये दे दिया, अब आशीर्वाद दे दो, ये सब है। वो राज्य सरकार के चुनाव में भले ही उसका लाभ मिले, परंतु भाजपा की यात्राओं का राष्ट्रीय चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी जी, 2 लाइन में एक जवाब कि जो सोशल मीडिया, अगर ये जो माहौल चल रहा है, अगर माहौल यही चलता रहा तो सोशल मीडिया साथ छोड़ देगा सत्ता का? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अभी भी सत्ता का साथ छोड़ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में अब वो लोग ज्यादा जा रहे हैं और उस पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं जो जिनने ये देख लिया है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो एस्टेब्लिश मीडिया है, वो पूरा का पूरा गोदी मीडिया बन गया है और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, और उस क्रेडिबिलिटी के चलते आज सही खबरें जो है वो सोशल मीडिया में ज्यादा आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ